हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपके बुक की सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाए और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है। जब हमें चैप्टर का नाम समझ में आ जाएगा तो उसके अंदर कंटेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं हमें वो भी समझ में आ जाएगा और हमें उसे पढ़ने में इजी होगा। लेट्स सी। लाइफ प्रोसेसेस यानी प्रोसेस होना यानी कोई काम होना, प्रोसेस को बोला जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, उसमें फंक्शंस कैसे होते हैं, इस बारे में ये चैप्टर में बताया गया। तो ये पार्ट 1 है, तो हम चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों को छोटा करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये बोरिंग ना लगे और इंटरेस्टिंग लगे और आप लोगों को मेन कंटेंट समझ में आ जाए। तो जो हमारी लाइफ है, जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन होना ज़रूरी है। तो वो ऑर्गन्स क्या होते हैं और एक ऑर्गन से ही पूरी बॉडी वर्क नहीं करती, एक ऑर्गन सिस्टम होता है। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ये पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया, चलिए मैं बताती हूँ। आप लोगों ने सेल का नाम सुना होगा, जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बोला जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। यानी वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसी से सारी बॉडी की सारे फंक्शंस शुरू होते हैं। हर ऑर्गन, हर चीज़ सेल से ही बनी हुई है। अब हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा है यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, तो सेल कोई चीज़ तो है ही। अब सेल के बारे में डीप मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पर मैं यहाँ पर ऊपर से बता रही हूँ कि सेल क्या होता है। सेल से ही पूरी बॉडी फॉर्म होके है। तो यूनिसेल्यूलर यानी उसमें एक सेल से है तो उसके सारे फंक्शन उसी एक सेल से हो जाएंगे। लेकिन जहाँ मल्टी सेल्यूलर बोला गया है वहाँ पर बहुत सारे सेल, मिलियन ट्रिलियंस में सेल होते हैं। वो उनके फंक्शन वो मिल करके टिश्यू बनाते हैं। यानी सेल्स मिलते हैं बहुत सारे, सेल्स प्लस सेल्स। मैं 2 लिखी हूँ तो सिर्फ 2 सेल्स नहीं, मल्टीपल ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू वो जो हम हाथ साफ़ करने के लिए टिश्यू यूज़ करते हैं वो वाला टिश्यू नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू होता है वो। फिर ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन, और जब बहुत सारे टिश्यू मिल गए अब वो ऑर्गन बना दिया उन्होंने। जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, लंग ऑर्गन है, हमारी आई एक ऑर्गन है और हमारी स्किन भी एक ऑर्गन ही है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, हमारी स्किन भी एक ऑर्गन है। तो आप लोगों को ऐसे ऑर्गन्स के नाम तो पता ही होंगे, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, तो वो सारे टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। फिर ये जो ऑर्गन है, ये जब ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन प्लस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2 ऑर्गन मिल जाएंगे तो फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, नहीं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक ऑर्गन वर्क कर रहा है तो उसके पहले भी कोई ऑर्गन होगा जिस पे वो डिपेंडेंट होगा। जैसे कोई सिस्टम है, रेस्पिरेशन हमारा वर्क चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें नोज़ की ज़रूरत होती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए। उसके बाद हमारा जो लैरिंग्स वायरिंग्स है उसमें एयर जाने के लिए। उसके बाद हमें ट्रैकिया की ज़रूरत होती है एयर अंदर पास होने के लिए। फिर लंग्स आते हैं तो वो लंग्स उसको एयर को फ़िल्टर करते हैं और ये प्रोसेस होता है। तो इसमें देखिए नोज़ यूज़ हुआ, लैरिंग्स वायरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया यूज़ हुआ, उसके बाद लंग्स यूज़ हुए। लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ये सारे मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा डाइजेशन के लिए, हम कुछ खाते हैं खाना तो उसे डाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स का इंटरेक्शन होता है।
कोऑपरेशन होता है तभी वो फंक्शन में आते हैं। अगर इनमें से अगर कोई ऑर्गन सिस्टम है उनमें से एक भी ऑर्गन ख़राब हो जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आपके जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन प्रोसेस है, अगर आपके मुंह में जैसे हम खाना खाते हैं तभी अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, तो अगर आपके मुंह में अगर छाले निकल आए या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो आप खाना ही नहीं खा पाएंगे, तो डाइजेस्ट क्या करेंगे। तो इसलिए हर ऑर्गन ज़रूरी है वो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, और हर प्रोसेस ऑर्गन सिस्टम के वजह से ही कंप्लीट हो पाता है। तो जैसे कि मैंने कहा लाइफ प्रोसेसिंग मतलब हमारी ज़िंदगी में जो प्रोसेसेस होते हैं वो बताने वाली हूँ मैं आज आप लोगों को। तो ये हमारा जो लाइफ का प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी में फंक्शनिंग होती है, वो बहुत सारे सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज़ आता है, नर्वस सिस्टम जो कि हमारी थिंकिंग उस पर डिपेंड करती है। नर्वस सिस्टम ही पूरा बॉडी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम की वजह से ही दूसरे ऑर्गन्स फंक्शन में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हम डाइजेस्ट करते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ का काम होता है। तो ये सारे सिस्टम्स को कंप्लीट होने के लिए, सारे सिस्टम करने के लिए, वर्क करने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हमें कोई काम करना है, हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो अगर हमने कुछ खाया पिया नहीं है तो हमसे नहीं होगा वो, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है, और हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो भी जवाब दे जाएंगे, वो फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपरली। तो हमें इन सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम फूड स्टफ खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, इन सब चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से हमें एनर्जी होती है, ये हमारे एनर्जी के सोर्स है। जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं, इनमें जो प्रोटीन है, फैट्स है, जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुँच जाती हैं, ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंच जाती है और सेल्स को एनर्जी देती हैं। और ये सारी एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सेल के अंदर का एक ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं कि अगर उस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है उनका, जैसे कि अगर एक ऑर्गन है उसके अंदर जो सेल्स है, उस सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया जवाब दे जाएं, काम ना करें, तो उसमें एनर्जी नहीं स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो सेल काम नहीं करेगा, सेल काम नहीं करेगा तो टिश्यू बेकार हो जाएगा, और टिश्यू बेकार हो जाएगा तो ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आएगा, और अगर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आया तो आपके ऑर्गन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आएगा। यानी आपका जो हार्ट है वो बेचारा प्रॉब्लम में, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, और आप लोगों को ऊपर से वेरिएशन दिखेंगे, आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस दिखेंगे, यानी आप लोगों को बीमार जैसा महसूस होगा। यही इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला गया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से आपके बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन में आते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, और आप अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम हैं वो कर पाते हैं। ये थैंक टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल में प्रेजेंट है, इसे पावर हाउस बोला जाता है। कई जगह ये MCQs में आता है, सिर्फ 10th में नहीं, और भी बड़ी दूसरी क्लासेस में आपको पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्टोर करके रखता है एनर्जी को, और जब ज़रूरत होती है तो वो सेल को देता है और जो दूसरे ऑर्गन्स को देता है। उसकी वजह से आपके बॉडी में एनर्जी होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की वजह से आप लोगों को न्यूट्रिशन मिलेगी, और उसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में एनर्जी आएगी और आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? जाहिर सी बात है, फूड होता है। जब हम फूड खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, और हर एक फूड जो हम खाते हैं, छोटी सी छोटी कोई वेजिटेबल, चाहे फ्रूट हो, चाहे हम पल्स, राइस वगैरह जो भी खाएं हम, उन सब में कुछ ना कुछ कंटेंट होता ही है, इसीलिए हम खाते हैं, अननेसेसरीली नहीं खाते। तो ये जो फूड स्टफ्स है इनसे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन एक और सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो कि है रेस्पिरेशन। यानी जब हम एयर को रेस्पायर करते हैं तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
तब वो भी हमारे एनर्जी का ज़रिया बनता है। और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वाया ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में एनर्जी देता है हमें, और इसी ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है। मतलब सिर्फ फूड नहीं इसका सोर्स है, ये ब्लड जो है रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो जैसे कि हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम खुद से खाना नहीं बनाते, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो वो जो अपनी एनर्जी है वो खुद बड़े होते हैं, ग्रोथ होने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन वो अपने पानी से, सनलाइट से, उनमें क्लोरोफिल होती है, तो उसकी वजह से वो लोग अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ न्यूट्रिशन वो अपना यूटिलाइज़ कर लेते हैं, अपने लिए यूज़ कर लेते हैं अपनी ग्रोथ में, और कुछ न्यूट्रिशन जो है वो अपने कुछ पार्ट्स में स्टोर करके रख देते हैं कि आगे फर्दर यूज़ में आए। तो वो जो पार्ट्स हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, इन सब चीज़ों में अपनी वो जो एनर्जी है वो स्टोर करके रखते हैं। अब हम कई वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें खाते हैं तो उसमें एनर्जी होती है, तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है। और जैसे फ्रूट्स हैं उनमें एनर्जी होती है, कुछ कंटेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर फैट्स के, तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। सो प्लांट्स भी हमें एनर्जी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मैंने कहा, तो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी आते हैं जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे कि आपने नॉर्मली सुना होगा रोटी में और पोटैटो में, जैसे ये वीट की रोटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है, पोटैटो है, शुगर केन है और स्वीट पोटैटो है, इन सब चीज़ों में राइस, वीट, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे फूड स्टफ्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। सबकी अलग अलग क्वांटिटी है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो किस में कितनी है, अगर आप अपना डाइट मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी कि आपको किससे कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नुकसानदेह होता है, कम कार्बोहाइड्रेट भी नुकसान देते हैं, इसलिए हमें नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए जो हमें हार्मफुल ना हो। सो आपको पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएंगे तो 4 किलो कैलोरीज़ का हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में किस तरह पहुंचता है उसके लिए भी फर्दर उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह है, तो उससे आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे अब कोई भी वेजिटेबल खा लिए या फिर कोई भी फूड स्टफ खा लिए तो डायरेक्ट तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुँच जाएगा ना, क्योंकि कोई भी फूड स्टफ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसके साथ फैट, प्रोटीन, शुगर, इन सब का भी थोड़ा मोड़ा कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए अलग फंक्शन है, उनके लिए काफ़ी साइकिल्स हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था रेस्पिरेशन के थ्रू भी एनर्जी मिलती है। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, बॉडी का और एक होता है सेल्यूलर लेवल पे, मतलब बॉडी लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे। तो जो बॉडी लेवल पे होते हैं अगर हम इंस्पायर करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और हम एक्सपायर करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। और जो सेल्यूलर लेवल पे मैंने कहा उसमें आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल्स को पहुंचेगा और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड को वापस आके हमारे अंदर से एक्सक्रीट हो जाएगा, तो वो सेल्यूलर लेवल पे होता है। तो इसकी वजह से भी हमें एनर्जी मिलती है। और जो फूड स्टफ है सेल्यूलर लेवल पे मैंने जैसे कहा फूड स्टफ कोई खाते हैं तो उसका ऑक्सीडाइजेशन होके हमारे ब्लड में वो जो कंटेंट होता है वो जाता है और फिर हमारे अंदर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है। यानी अगर हम, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम सिर्फ खाना खाएं और सांस ही ना लें तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, या फिर सिर्फ हम सांस लें और खाना ना खाएं तो भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमें दोनों की ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्ड हो। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे कि हमें इन सब चीज़ों से किस तरह एनर्जी मिलती है।
हमारी बॉडी में किस तरह फंक्शनिंग होती है। तो मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का बता दिया। पहले मैं कार्बोहाइड्रेट का आप लोगों को बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से हमें किस तरह एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मैंने कहा आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलेगी। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फूड स्टफ कंज्यूम करेंगे, हम डेली लाइफ में जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, खाते हैं, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है। ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में रहती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब आप लोग सोचेंगे एटीपी क्या होता है। तो ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगी कि एटीपी क्या होता है और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जब आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ज़्यादा अपने दिमाग पे लोड मत लीजिए, बस याद कर लीजिए एटीपी एनर्जी का एक फॉर्म है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। कोई भी कंटेंट हम लेंगे तो जब एनर्जी फॉर्म होएगा तो वो एटीपी के फॉर्म में होगा। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है वो स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके कुछ स्टेप्स हैं और ये जो ग्लूकोज है वो सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन करने पर मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बॉडी लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। तो बॉडी हम एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो उसे बॉडी लेवल पे बोला जाता है। और ये सेल्यूलर लेवल पे जो कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं उसका ऑक्सीडाइजेशन हो करके हमें जो एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है और दूसरे जो एनर्जीज़ मिल रही हैं वो उसे सेल्यूलर लेवल पे बोला जाता है। तो ये जो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, रेस्पिरेशन थ्रू हो रहा है, अब ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ग्लूकोज के कंजम्पशन के लिए वो 2 मेथड्स के थ्रू होता है। इसमें 2 मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं और कुछ एनारोबिक होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एरोबिक और एनारोबिक कुछ नया आ गया, अब इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत जिसमें होती है उसे एरोबिक बोला जाता है। और जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उसे एनारोबिक कहा जाता है। तो ये जो एरोबिक है ग्लूकोज का जो ये जो कंजम्पशन होना है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होना है ग्लूकोज से, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसके लिए 3 स्टेप्स दिए गए हैं, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से 3 स्टेप्स हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, उसमें क्या होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो वो 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस स्टेप, 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है TCA बोला जाता है, इसे क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं, और इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है TCA, हम इसे शॉर्टली यूज़ करते हैं TCA, और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। और थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ ये किस तरह फंक्शन में आते हैं और किस तरह ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है। अभी देख लिया आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस मैंने लिखा है, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी ब्रेक, यानी ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, और ये लाइसिस यानी ब्रेकिंग, यानी इसमें ग्लूकोज का ब्रेकिंग होता है। ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं और उसमें से जो एनर्जी मिलती है उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं।
सो इसका जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, कंप्लीट होता है। और इसमें कुछ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है कुछ मिलेगा और कुछ रिलीज़ हो जाएगा, कुछ हमें नहीं मिलेगा। तो जो हमें चाहिए वो हम ले करके बाकी का क्या करना है हमें उससे मतलब नहीं। तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलता है यानी H2O। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP मेन है, हम ATP के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। ATP यानी एनर्जी है, जो कि ATP के फॉर्म में जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वही है। तो ये हमें चाहिए, इसलिए हम लोग इतना सा प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है। तो ये जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को ये जब प्रोसेस होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2, ये क्या है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। डरिए मत, नाम देख करके अगर पहली बार सुना होगा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, हमें याद नहीं हो रही है। लेकिन जब आप लोग आगे पढ़ेंगे आप लोगों को मालूम चलेगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। और वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, H2O यानी वाटर, और ATP मैंने आप लोगों को बताया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी है। फिर जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये जो पायरोवेट है, ये पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। इसका भी आगे फंक्शनिंग है, क्यों कन्वर्ट होता है इसकी भी कोई वजह है, तो वो आप लोगों को आगे पता चलेगी। एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो NaDH2 है, NaDH2 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीज़ यानी लिबरेट हो जाते हैं और हमें ATP मिल जाता है। यानी हमने जो ग्लाइकोलाइसिस किया ATP के लिए किया, हमें एनर्जी चाहिए थी इसलिए हम लोगों ने ग्लूकोज का ब्रेकिंग किया, तो हमें ATP मिल गया, NaDH2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया और ये जो पायरोवेट है वो फर्दर आगे रिएक्शन होकर के एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। सो मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेप बताया ग्लाइकोलाइसिस और सेकेंड स्टेप है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेस्ट। तो साइकिल ये जो है ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाला प्रोसेस है, जो हम पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन करने के बाद एनर्जी जो हमें मिलने वाली है वो इन 3 प्रोसेस के थ्रू होने वाली है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब हमने ग्लाइकोलाइसिस देख लिया है, ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो चुका है। अब हम आगे फर्दर देखेंगे क्या होने वाला है। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ये जो साइकिल है वो साइंटिस्ट क्रेब ने डिस्कवर किया और हमें बताया इसके बारे में, इसलिए इसे क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। ये TCA से ज़्यादा क्रेब्स के नाम से फेमस है, यानी क्रेब्स साइकिल इसे बोला जाता है, क्योंकि ये क्रेब ने बताया इसलिए इनको क्रेब साइकिल बोला जाता है। आपको कहीं आ जाए क्वेश्चन कि क्रेब साइकिल बताइए तो आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि ये TCA ही है और जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे आंसर करेंगे, तो ये सीधी बात है कि इसके एक और नेम है सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी ये 3 नाम से जाना जाता है। और अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे जानेंगे तो आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लगेगा। अब आप लोगों को नाम सुन के थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। 9th में भी आपने कुछ पढ़ा होगा लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब हम बड़ी स्टैंडर्ड में जाते हैं चीज़ें और मुश्किल होती जाती हैं। तो उसी तरह हमें मुश्किल चीज़ों को आसान करना आना चाहिए। मुझे भी पहले मुश्किल लगती थी लेकिन अब जब पढ़ने लगी जानने लगी तो मुझे आसान लगने लगा। सो आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है क्रेब साइकिल और CEC के नाम से भी जाना जाता है, वो है क्या। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया पायरूवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, तो ये इसी साइकिल में कन्वर्जन होता है और उसके बाद उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन फर्दर होता है। तो इसमें हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स मिले, ये प्रोडक्ट्स आपने देख लिए। अब ये जो था ये जो प्रोसेस था वो साइटोप्लाज्म में होता था। अब ये जब पायरूवेट बनने के बाद
ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फिर इसका प्रोसेस होता है, और जो पायरोवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, और उसके बाद जो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन है, फर्दर ऑक्सीडाइजेशन होता है। ये जो साइकिल है वो साइकिल बोला गया है इसलिए साइक्लिक फॉर्म में होगा, यानी जब एसिटाइल कोएंजाइम का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ये सारे रिएक्शंस होंगे, तो वो आगे दूसरा कंपाउंड बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और फिर वापस से ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं मैं बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर NaDH2 और FADH2। अब आप लोगों को ये नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये क्या चीज़ है, ये क्यों आ रहे हैं, तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी ये क्यों आ रहे हैं, इनका यूज़ क्या है, ये किस लिए काम आते हैं। तो डरिएगा मत, इसे याद कीजिए, और ये क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर ये जो है ये फंक्शन होता है और ऑक्सीडाइजेशन होता है। फिर ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसका फर्दर रिएक्शन होता है, जो को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन बोला जाता है। सो हमने सेकेंड प्रोसेस देख लिया, अब हम थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। इसमें जो हमने देखा कि ये एसिटाइल का पूरा ऑक्सीडाइजेशन हो गया साइकिल के थ्रू, और ये साइकिल चलता जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे इसके आगे क्या प्रोसेस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन है, इसमें हमें पहले तो हमें ये इस रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर NaDH2 और FADH2, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगी ये क्या है। तो ये जो NaDH2 है उसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इनका क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ये क्यों हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिले, ये हमें क्यों डिराइव हुए, इनकी कुछ तो वजह होगी तभी हमें यहाँ पे ये मिले हैं। तो हमें चाहिए एनर्जी, वो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन, फुल ऑक्सीडाइजेशन के बाद हमें वो एनर्जी मिलने वाली है, तो वो एनर्जी के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। ये जो निकोटिनामाइड है इसके थ्रू ये जो NaDH2 है, जब चेन रिएक्शन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन होता है, तो उसके थ्रू हमें 3 ATP मिलता है, यानी NaDH2 के ज़रिए हमें 3 ATP मिलता है, और FADH2 के थ्रू हमें 2 ATP मिलता है। तो देखिए हमें कितना टोटल 5 ATP मिल गया, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिला हुआ है, ये है मिला हुआ है। और ये जो पूरा प्रोसेस है लेफ़्ट ओवर, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, यहाँ साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये भी प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसमें हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, जो कि हमें ATP के फॉर्म में मिल गई यहाँ पर, और वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो ATP के फॉर्म में मिल गई हमें एनर्जी। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, किस तरह फंक्शनिंग होती है वो हमने देख ली है। तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। अब मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बताऊँगी, प्रोटीन और फैट्स का कैसा मेटाबॉलिज्म होता है वो बताऊँगी, वो किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो बताऊँगी, और ATP के बारे में बताऊँगी, वो ATP है क्या एक्चुअली में।
एक्चुअल में एटीपी क्या चीज़ है, उसे एनर्जी के लिए क्यों यूज़ किया जाता है और उसका नाम क्या है, वो मैं एग्जैक्टली आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें।